ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से समुद्र तटीय शहर गोवा में, जहां एक पुराना वीरान सा हवेली नाथ विला के नाम से प्रसिद्ध है। ये हवेली अब किसी के पास नहीं है और लोग इसे भूतिया मानते हैं। इस हवेली में कोई रहना नहीं चाहता क्योंकि गांव वालों का मानना है कि यहाँ भूत रहता है, भूतनाथ। इसी बीच मुंबई से एक विधवा महिला अंजलि अपने बेटे बंकेश्वर के साथ इस शहर में बसने आती है। अंजलि एक शिक्षिका है जिसे एक स्कूल में नौकरी मिलती है और नाथविला ही उन्हें रहने के लिए मिलती है क्योंकि स्कूल वालों ने सस्ती जगह के तौर पर इसकी व्यवस्था की होती है। अंजलि तर्कवादी है और अंधविश्वास में विश्वास नहीं करती। वह हवेली में रहने का निर्णय लेती है, भले ही गांव वाले मना करते हैं। बैंको एक चंचल, होशियार और नटखट बच्चा है जो नई जगह को लेकर उत्साहित रहता है। जैसे ही वे लोग हवेली में रहने लगते हैं, अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। कभी खिड़कियां अपने आप खुल जाती हैं, कभी दरवाजे बंद हो जाते हैं। लेकिन बैंको इन सब चीजों से डरने के बजाय उत्सुक हो जाता है। एक दिन वह हवेली के तहखाने में चला जाता है, जहां उसकी मुलाकात होती है एक अधेड़ उम्र के आत्मा से, भूतनाथ से। भूतनाथ दरअसल कौलनाथ नामक व्यक्ति की आत्मा है जो इसी हवेली का मालिक था और अपनी मृत्यु के बाद यहाँ फंसा रह गया। लेकिन भूतनाथ कोई डरावना या खतरनाक भूत नहीं है, बल्कि वह एक अकेला, दुखी और हंसी मजाक पसंद करने वाला आत्मा है। पहले तो वह बैंको को डराने की कोशिश करता है, लेकिन बैंको उससे बिल्कुल नहीं डरता। यही नहीं, वह भूतनाथ से दोस्ती करने लगता है। धीरे धीरे बैंको और भूतनाथ के बीच एक गहरी दोस्ती बनती है। दोनों खूब मस्ती करते हैं, एक दूसरे के साथ खेलते हैं, हंसी मजाक करते हैं। भूतनाथ बैंको की तरह के बच्चे से पहले कभी नहीं मिला था जो उससे डरता नहीं बल्कि उससे दोस्ती करना चाहता है। दूसरी ओर अंजलि को इन घटनाओं के बारे में कुछ नहीं पता चलता क्योंकि भूतनाथ खुद को सिर्फ बैंको को दिखाता है। लेकिन स्कूल में बैंको की हरकतें बदलने लगती हैं। वह अजीब बातें करने लगता है, जैसे मैं अपने भूत दोस्त के साथ खेला, जिससे स्कूल में अफवाहें फैलने लगती हैं। गांव वाले फिर से अंजलि को चेतावनी देते हैं कि उस हवेली में रहना ठीक नहीं, लेकिन वह इन बातों को नजरअंदाज करती है। बैंको की और भूतनाथ की दोस्ती दिन ब दिन गहराती जाती है, लेकिन भूतनाथ के दिल में अब एक चिंता घर करने लगती है। मैं कब तक यहीं रहूंगा? क्या मैं कभी मुक्त हो पाऊंगा? भाग 2 से आगे की कहानी में दिखाया जाएगा कि कैसे यह दोस्ती भूतनाथ के अतीत से जुड़ती है और किस प्रकार बैंको उसकी मुक्ति की राह बनता है। भाग 2, भूतनाथ का अतीत। बैंको की जिज्ञासा लगातार बढ़ रही थी। एक दिन जब वह भूतनाथ के साथ तहखाने में बैठा था, उसने सवाल किया, तुम यहाँ क्यों हो? तुम्हारा परिवार कहाँ है? भूतनाथ कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे धीरे बोलने लगा। मैं कौलनाथ था, इस हवेली का मालिक। मेरे बेटे विजय ने मुझे वृद्धाश्रम भेज दिया था। मैं चाहता था कि मेरा बेटा मेरे साथ रहे, मेरे साथ काम करे, लेकिन उसने शहर की चमक धमक को चुना। भूतनाथ की आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। एक दिन मैंने दिल का दौरा पड़ा और जब मैं वापस आया आत्मा के रूप में, तो देखा कि मेरे मरने के बाद भी मेरे बेटे ने मेरी चिता को आग नहीं दी थी। मैं यहीं अटका रह गया। न मेरी अंतिम क्रिया हुई, न मोक्ष मिला। बैंको ये सब सुनकर भावुक हो गया। वह सोचने लगा कि क्या वह भूतनाथ की मदद कर सकता है। अगले कुछ दिनों में बैंको ने अपने तरीके से भूतनाथ के बारे में और जानने की कोशिश की। उसने गांव के बुजुर्गों से बात की, स्कूल लाइब्रेरी में पुराने रिकॉर्ड ढूंढे और अंततः पता लगाया कि कौलनाथ का बेटा विजय अभी भी मुंबई में रहता है। वहीं दूसरी ओर अंजलि को स्कूल प्रबंधन से चेतावनी मिलती है कि बैंको की हरकतें अन्य बच्चों को प्रभावित कर रही हैं और अगर यह बंद नहीं हुआ तो उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। अंजलि परेशान हो जाती है और बैंको से सख्ती से पेश आने लगती है। बैंको अब दोहरी चुनौती का सामना कर रहा था, एक ओर अपने दोस्त भूतनाथ की आत्मा को मुक्ति दिलाने की इच्छा और दूसरी ओर अपनी माँ और स्कूल की नाराजगी। लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं था। उसने एक योजना बनाई। वह विजय को खोज कर यहाँ लाएगा ताकि भूतनाथ की आत्मा को शांति मिल सके। क्या बैंको ये कर पाएगा? क्या विजय अपने पिता की आत्मा की पुकार सुनेगा या फिर हवेली में भूतनाथ यूं ही भटकता रहेगा? भाग 3 में जानिए बैंको की योजना और उसकी अगली यात्रा की शुरुआत।
भाग 2 अब जोड़ दिया गया है, जिसमें बूटनाथ के अतीत का खुलासा और बैंकू की योजना की शुरुआत दिखाई गई है। भाग 3 बैंकू की यात्रा। बैंकू ने अपनी योजना को अंजाम देने की ठानी। चुपचाप एक दिन स्कूल से छुट्टी ले ली और सीधे रेलवे स्टेशन की ओर निकल पड़ा। उसने कुछ पैसे बचाए थे और उसके मन में एक ही लक्ष्य था, मुंबई जाकर विजय अंकल को ढूंढना। बूटनाथ ने जब यह सुना तो वह बहुत चिंतित हुआ। तू अकेला इतना बड़ा शहर कैसे जाएगा बेटा? बैंकू ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं अकेला नहीं जा रहा, आप भी तो मेरे साथ हैं। मुंबई पहुंचना आसान नहीं था, लेकिन बैंकू की सूझबूझ और बूटनाथ की अदृश्य मदद से वह किसी तरह ट्रेन में सफर करके वहां पहुंच जाता है। मुंबई की चकाचौंध और भीड़भाड़ उसे एकदम नई लगती है। उसने पुरानी डायरेक्टरी में से विजय कॉल का पता निकाला था और उसे ढूंढने निकल पड़ता है। रास्ते में कई मुश्किलें आती हैं। वह एक बार जेबकतरे का शिकार भी हो जाता है, एक बार पुलिस की पकड़ में भी आता है, लेकिन हर बार बूटनाथ किसी न किसी तरह से उसे बचा लेता है। कभी किसी सामान को उड़ाकर डराकर, कभी दरवाजे बंद करके पुलिस को उलझाकर। आखिरकार कई प्रयासों के बाद बैंकू को विजय कॉल का ऑफिस मिल जाता है। विजय अब एक बड़े रियल एस्टेट बिल्डर बन चुके हैं और व्यस्त रहते हैं। बैंकू को वहां घुसने नहीं दिया जाता, लेकिन उसकी मासूमियत और जिद उसे विजय के केबिन तक पहुंचा देती है। विजय बैंकू को देखकर चौंकता है। तुम कौन हो? बैंकू बोलता है, मैं आपके पापा से मिलने आया हूं। विजय हंसता है। पागल हो क्या? मेरे पापा तो मर चुके हैं। हाँ वही तो, वो अभी भी आपके घर में हैं। वो आपसे मिलना चाहते हैं। विजय पहले तो गुस्से में आ जाता है, लेकिन जब बैंकू उसे उसकी निजी बातों के बारे में बताने लगता है जो सिर्फ उसके पिताजी जानते थे, तो वह सन्न रह जाता है। उसकी आंखें नम होने लगती हैं। क्या वो सच में अभी वहीं है? बैंकू सिर हिलाता है। हाँ, वो बहुत दुखी हैं। उन्हें मोक्ष चाहिए, लेकिन बिना आपके वो नहीं मिल सकता। अब विजय एक मुश्किल मोड़ पर आ जाता है। उसने वर्षों पहले अपने पिता को छोड़ दिया था। अब क्या वह उनका अंतिम संस्कार करने लौटेगा? क्या वह अपने अतीत का सामना करेगा? भाग 4 में जानिए विजय की मुश्किलें, उसका पश्चाताप और बूटनाथ की मुक्ति की ओर पहला कदम, जिसमें बैंकू की अकेली यात्रा, विजय से उसकी मुलाकात और भावनात्मक मोड़ को विस्तार से दिखाया गया है। भाग 4 टकराव और परिवर्तन। मुंबई की मुलाकात के बाद विजय का मन अशांत हो गया था। वह बैंकू की कही बातों को भुला नहीं पा रहा था। उसके सामने अब 2 रास्ते थे, या तो वह सब कुछ नकार दे और अपनी व्यस्त जिंदगी में लौट जाए, या फिर वर्षों पुरानी गलती को स्वीकार कर अपने पिता की आत्मा की शांति का मार्ग प्रशस्त करे। कई दिनों तक विजय द्वंद्व में रहा। वह हर रात अपने पिता के सपने देखने लगा। कभी वे नाराज होते, कभी उदास, और हर बार बैंकू की मासूम बातें उसके कानों में गूंजती। आखिरकार वह निर्णय लेता है, वह गोवा जाएगा। इधर गोवा में अंजलि परेशान है। बैंकू के अचानक गायब हो जाने से वह बहुत चिंतित है। उसने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अंजलि भावनात्मक रूप से टूटने लगती है। वह खुद को दोष देती है कि वह अपने बेटे की बातें नहीं समझ पाई। उधर बैंकू और विजय दोनों गोवा लौटते हैं। हवेली के पास पहुंचते ही बूटनाथ की उपस्थिति प्रबल हो जाती है। हवेली में अचानक रोशनी जगमगाने लगती है, खिड़कियां खुलने बंद होने लगती हैं। यह संकेत है कि आत्मा बेचैन है। जब विजय हवेली के अंदर कदम रखता है तो उसे पुरानी यादें सताने लगती हैं। घर के हर कोने से कोई न कोई स्मृति जुड़ी है। माँ की हंसी, पिता की सख्ती, परिवार के साथ बिताए पल। वह धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ता है जहां कभी कौलनाथ बैठते थे। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आता है। विजय सिहर जाता है। बैंकू धीरे से कहता है, पापा यहाँ हैं, आपसे कुछ कहना चाहते हैं। बूटनाथ की आत्मा एक बार फिर प्रकट होती है, इस बार शांत लेकिन भावुक। वह विजय को देखता है। उसके चेहरे पर आक्रोश नहीं बल्कि करुणा होती है। बेटा, मैं तुझसे नाराज नहीं हूं, बस अधूरा रह गया था। मैं चाहता था कि तू मुझे एक बार विदा दे दे, मुझे वो संस्कार मिल जाए जिससे मेरी आत्मा मुक्त हो सके।
विजय की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह अपने पिताजी के सामने घुटनों पर बैठ जाता है। मुझे माफ कर दो पापा, मैंने बहुत देर कर दी। बैंकू यह दृश्य देखकर भाव विभोर हो जाता है। उसकी कोशिश रंग ला रही है। विजय तुरंत गांव के पुजारी से संपर्क करता है और अंतिम संस्कार की तैयारी करवाता है। गांव वाले हैरान हैं, वर्षों बाद कोई इस हवेली में धार्मिक संस्कार कर रहा है। वे भी धीरे धीरे जुड़ने लगते हैं। हर किसी के चेहरे पर संतोष है कि एक अधूरी आत्मा को शांति मिलने वाली है। भाग 5 में पढ़िए अंतिम संस्कार की प्रक्रिया, बूटनाथ की मुक्ति और बैंकू और अंजलि के रिश्ते में आए बदलाव की कहानी। भाग 4 अब जोड़ दिया गया है, जिसमें विजय का आत्ममंथन, गोवा वापसी और बूटनाथ से उसका भावनात्मक सामना दिखाया गया है। भाग 5 अंतिम विदाई। अगली सुबह हवेली और गांव के लोग एक ऐतिहासिक दृश्य के साक्षी बनने वाले थे। वर्षों से वीरान पड़ी नाथ विला आज पुनः जीवन से भर उठी थी। विजय ने गांव के सबसे पुराने पुजारी को बुलाया था ताकि बूटनाथ के लिए एक विधिपूर्वक अंतिम संस्कार हो सके। बैंकू अपने भूत मित्र की खुशी के लिए बहुत उत्साहित था, लेकिन कहीं न कहीं उसके मन में एक टीस भी थी, अब बूटनाथ चला जाएगा। यह सोच उसे उदास कर रही थी, पर उसने अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी। सूरज की किरणें हवेली की छत पर पड़ीं तो ऐसा लगा मानो बूटनाथ खुद भी इस विदाई के लिए तैयार हो रहा हो। हवेली के प्रांगण में एक छोटा सा यज्ञ मंडप सजाया गया। विजय ने पंडित जी से कहा, मैं चाहता हूं कि इस विदाई में मेरे पिताजी को वह सम्मान मिले जो जीवन में मैं न दे सका। यज्ञ शुरू हुआ। मंत्रों की ध्वनि, अग्नि की लपटें और वातावरण में फैली शांत ऊर्जा, सब कुछ दिव्य लग रहा था। हवेली की दीवारें तक इस दृश्य से स्पंदित हो उठीं। ऐसा लगा मानो वर्षों से रूकी एक आत्मा अब मुक्ति के अंतिम पड़ाव पर है। विजय ने हाथ में जल लिया और भाव विह्वल होकर कहा, पिताजी, मैं आपका अपराधी हूं, लेकिन आज मैं आपको पूरे सम्मान के साथ विदा देना चाहता हूं। मेरी गलती माफ कीजिए। उस क्षण एक तेज झोंका आया और यज्ञ की अग्नि अचानक प्रज्वलित हो उठी। हवेली की खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं और एक प्रकाश पुंज आकाश की ओर उठता दिखाई दिया। यह संकेत था कि बूटनाथ की आत्मा को अब शांति मिल गई है। बैंकू की आंखों से आंसू बह रहे थे खुशी के। उसे अपने प्रयासों पर गर्व था। उसके दोस्त ने अब मुक्ति पा ली थी, लेकिन एक खालीपन भी था। उसके सबसे अच्छे दोस्त ने अब उसे अलविदा कह दिया था। अंजलि, जो अब तक बैंकू की बातों को सिर्फ कल्पना समझती थी, यह सब देखकर स्तब्ध रह गई थी। उसने बेटे को गले लगाया और कहा, मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। तुमने जो किया वह एक बड़ा काम है। विजय ने भी बैंकू को गले लगाया। तुमने मुझे बदल दिया बेटा। शायद अगर तुम न होते तो मैं कभी पापा को विदा नहीं कर पाता। गांव वाले भी अब नाथ विला को भूतिया नहीं बल्कि एक पवित्र स्थान मानने लगे थे, जहां एक अधूरी आत्मा को अंततः शांति मिली। यज्ञ के बाद हवेली को अच्छे से साफ करवाकर विजय ने वहां एक पुस्तकालय और बच्चों के लिए सांस्कृतिक केंद्र बनाने की योजना बनाई। उसने अंजलि से कहा, आप इस स्थान की देखरेख कीजिए। बैंकू को यहाँ के हर बच्चे को वो सिखाने दीजिए जो उसने अनुभव किया है, संवेदना, दोस्ती और कर्तव्य। बैंकू अब पहले से ज्यादा शांत, परिपक्व और समझदार लगने लगा था। बूटनाथ भले ही अब उसके साथ नहीं था, लेकिन उसकी यादें, उसकी शिक्षा और उसका साथ सदा बैंकू के दिल में जीवित रहेगा। भाग 6 में जानिए कैसे बूटनाथ की मुक्ति के बाद नाथविला और वहां रहने वालों की जिंदगी में नए अध्याय की शुरुआत होती है। अब जोड़ दिया गया है, जिसमें बूटनाथ की आत्मा को मुक्ति मिलती है और कहानी एक भावनात्मक मोड़ पर पहुंचती है। भाग 6 नई सुबह, नया अध्याय। बूटनाथ की आत्मा को मुक्ति मिलने के कुछ सप्ताह बाद नाथविला एक नई पहचान की ओर बढ़ने लगा। हवेली, जो कभी वीरान और भूतिया मानी जाती थी, अब लोगों की श्रद्धा और सम्मान का केंद्र बन चुकी थी। विजय ने अपने वचन अनुसार यहाँ पुस्तकालय और सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण शुरू करवा दिया था। अंजलि अब इस केंद्र की प्रमुख बन गई थी। बैंकू के लिए यह एक नया उत्साह था। अब वह अकेला नहीं था। उसके पास अब बहुत से बच्चे थे जो उसकी बातें सुनना चाहते थे, उसकी कहानियों से प्रेरणा लेना चाहते थे।
केंद्र में बच्चों को कहानी कला, चित्रकला, संगीत और नाटक सिखाया जाने लगा। बैंकू की कल्पना शक्ति और अनुभवों का सभी पर गहरा प्रभाव पड़ रहा था। बच्चों को बूटनाथ अंकल की कहानी सुनकर न सिर्फ मनोरंजन मिलता था, बल्कि वे करुणा और सच्चाई की गहराई को भी समझने लगे थे। विजय समय समय पर मुंबई से आकर नाथविला की प्रगति को देखता। हर बार वह थोड़े समय के लिए ठहरता और अंजलि और बैंकू के साथ समय बिताता। इन मुलाकातों ने एक नया रिश्ता जन्म दिया, विश्वास और अपनापन का। इधर गांव वालों में भी बदलाव दिखने लगा। अब वे अंधविश्वास से बाहर निकलकर खुले दिल से सोचने लगे थे। वे बच्चों को नाथविला भेजने लगे, वहां होने वाले कार्यक्रमों में भाग लेने लगे और बूटनाथ की आत्मा की कहानी को एक प्रेरणा की तरह मानने लगे। एक दिन केंद्र में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यह कार्यक्रम बूटनाथ दिवस के रूप में मनाया गया। इस दिन बच्चों ने एक नाटक प्रस्तुत किया, बैंकू और बूटनाथ की दोस्ती। नाटक के दौरान अंजलि की आंखों में आंसू थे और विजय गर्व से मुस्कुरा रहा था। नाटक समाप्त होते ही पूरे सभागार में तालियों की गूंज थी। मंच पर खड़े बैंकू ने माइक उठाया और कहा, मेरा एक दोस्त था, वो भूत था, पर इंसान से भी ज्यादा अच्छा इंसान था। उसने मुझे दोस्ती सिखाई और यह भी सिखाया कि किसी आत्मा को शांति देने के लिए बस थोड़ी सी इंसानियत चाहिए। विजय ने मंच पर जाकर बैंकू को गले लगा लिया। तुम मेरे पापा जैसे हो, सच्चे और साहसी। इस नई सुबह ने नाथविला को फिर से जीवंत बना दिया था। अब वह सिर्फ एक हवेली नहीं थी, वह एक प्रेरणा बन चुकी थी, दोस्ती की, क्षमा की और बदलाव की। भाग 7 में जानिए कैसे नाथविला और बैंकू की कहानी देश भर में प्रसिद्ध होने लगती है और केंद्र का विस्तार शुरू होता है। पूरा हो चुका है, जिसमें नाथविला एक सांस्कृतिक केंद्र में बदलता है और बैंकू की जिंदगी में नई रोशनी आती है। भाग 7, नाथविला की गूंज। नाथविला अब सिर्फ एक हवेली नहीं रह गई थी, वह अब प्रेरणा, संवेदना और संस्कृति का प्रतीक बन गई थी। बूटनाथ केंद्र का नाम अब आसपास के इलाकों में गूंजने लगा था। गांवों से लोग अपने बच्चों को वहां भेजने लगे थे। अंजलि ने शिक्षा और सृजनात्मकता को जोड़ते हुए एक ऐसा पाठ्यक्रम तैयार किया जिसमें बच्चों को आत्मा की गहराई, रिश्तों की अहमियत और समाज के प्रति जिम्मेदारी का बोध कराया जाता। बैंकू अब 12 वर्ष का हो चुका था, लेकिन उसमें परिपक्वता और संवेदनशीलता का अद्भुत संगम था। एक दिन एक प्रसिद्ध समाचार पत्र की पत्रकार मालविका नायर इस केंद्र की लोकप्रियता सुनकर वहां पहुंची। उसने जब बच्चों, शिक्षकों और अंजलि से बातचीत की तो चकित रह गई। वह बैंकू से भी मिली, जिसने उसे बूटनाथ की पूरी कहानी सुनाई। मालविका इतनी प्रभावित हुई कि उसने बैंकू और बूटनाथ की दोस्ती पर एक विस्तृत लेख लिखा। यह लेख प्रकाशित होते ही पूरे राज्य में तहलका मच गया। एक वीरान हवेली का एक आत्मा से रिश्ता, एक छोटे बालक की मानवता और एक मां की निष्ठा, यह कहानी लोगों के दिलों को छू गई। कई समाचार चैनल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और रेडियो स्टेशन इस केंद्र के बारे में बात करने लगे। सरकारी प्रतिनिधियों ने इस केंद्र का दौरा किया। राज्य के शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव रखा कि बूटनाथ केंद्र की तर्ज पर अन्य जिलों में भी इसी प्रकार के संस्थान खोले जाएं। विजय, जो अब पूरी तरह बदला हुआ इंसान था, ने घोषणा की कि वह अपने रियल एस्टेट फाउंडेशन के माध्यम से इसकी शुरुआत करेगा। अंजलि को राज्य स्तरीय पुरस्कार से नवाजा गया, श्रेष्ठ सामाजिक शिक्षक। समारोह में मंच पर जब अंजलि ने भाषण दिया तो कहा, मेरे बेटे ने मुझे सिखाया कि जब तक हम बच्चों की आवाज सुनेंगे नहीं, तब तक उनके भीतर की दुनिया को समझ नहीं पाएंगे। बैंकू को भी बाल प्रेरणा पुरस्कार मिला। पुरस्कार लेते समय उसने मंच पर कहा, मैंने अपने दोस्त को खोया है, लेकिन उसने मुझे सिखाया कि अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो वो कभी दूर नहीं होता। अब नाथविला में हर साल बूटनाथ उत्सव मनाया जाने लगा, जिसमें देश भर से लोग आते, शिक्षक, विद्यार्थी, लेखक, कलाकार और सामान्य नागरिक। यह उत्सव एक भूत की नहीं, बल्कि एक इंसान की कहानी थी जो अपने जीवन के बाद भी समाज को कुछ दे गया। भाग 8 में जानिए कैसे बूटनाथ केंद्र अंतर्राष्ट्रीय पहचान की ओर बढ़ता है और बैंकू को मिलता है एक बड़ा अवसर विदेश में अपने अनुभव साझा करने का। भाग 7 अब जोड़ दिया गया है, जिसमें नाथविला की कहानी पूरे राज्य में फैलती है और इसे समाज में नई पहचान मिलती है। भाग 8 सीमाओं से परे। बूटनाथ केंद्र की प्रसिद्धि राष्ट्रीय सीमाओं को लांघने लगी थी।
कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इसे एक अनूठा उदाहरण मानते हुए अपने मंचों पर चर्चा करना शुरू किया। भारत में बाल संवेदनशीलता, आत्मिक जुड़ाव और रचनात्मक शिक्षा के इस मॉडल को विश्व स्तर पर सराहा जाने लगा। इस बीच बैंकू भी अब किशोरावस्था में प्रवेश कर चुका था। उसकी सोच में गहराई आ चुकी थी। भले ही वह एक आम बच्चा था, लेकिन उसका अनुभव असाधारण था। एक दिन एक मेल आया। लंदन की ग्लोबल चिल्ड्रन फोरम नामक संस्था ने उसे आमंत्रित किया था कि वह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने अनुभव साझा करे। यह निमंत्रण सिर्फ सम्मान नहीं था, यह एक जिम्मेदारी थी। बैंकू पहली बार देश से बाहर जाने वाला था, और वह भी उस कहानी को लेकर जो उसके दिल के बहुत करीब थी। अंजलि भावुक हो उठी, लेकिन उसने बेटे को प्रोत्साहित किया। बेटा, तेरा अनुभव बहुतों को रोशनी देगा। लंदन यात्रा की तैयारियां शुरू हुईं। विजय ने इस यात्रा में मदद की और बैंकू का पासपोर्ट, वीजा आदि बनवाने में सहयोग दिया। समाचार पत्रों में फिर से सुर्खियां बनी। गोवा के बच्चे की कहानी लंदन तक पहुंची। लंदन में जब बैंकू मंच पर पहुंचा तो वहां हजारों लोग उपस्थित थे। बच्चे, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता और बाल मनोवैज्ञानिक। उसने अपने सरल, सजीव अंदाज में अपनी कहानी सुनाई। एक भूत की दोस्ती, एक बच्चे की कोशिश और एक समाज का रूपांतरण। सभा सन्न थी, आंखों में आंसू थे, दिलों में भावनाएं। भाषण समाप्त होते ही तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। बैंकू को वहां यंग चेंज मेकर अवार्ड से नवाजा गया। लंदन प्रवास के दौरान बैंकू ने कई संगठनों से संपर्क बनाया। वहां के लोगों ने भी उसकी सोच को अपनाने की इच्छा जताई। कुछ ने तो बूटनाथ केंद्र जैसे मॉडल को अपने देश में लागू करने का प्रस्ताव भी रखा। वापसी पर गोवा में बैंकू और अंजलि का भव्य स्वागत हुआ। गांव वालों ने गर्व से कहा, हमारे नाथ विला से अब दुनिया जुड़ रही है। विजय ने अब पूरे भारत में बूटनाथ केंद्र की शाखाएं खोलने का निर्णय लिया। हर शाखा में बैंकू की कहानी एक प्रेरक पाठ की तरह पढ़ाई जाती। अंजलि को इस अभियान की राष्ट्रीय सलाहकार बनाया गया। इस अंतर्राष्ट्रीय मान्यता ने न सिर्फ बैंकू की पहचान को ऊंचाई दी, बल्कि यह सिद्ध कर दिया कि एक सच्ची कहानी भले ही भूत की हो, अगर उसमें इंसानियत हो तो वह सीमाओं से परे पहुंच सकती है। भाग 9 में जानिए कैसे बैंकू और अंजलि मिलकर शिक्षा प्रणाली में नई सोच लाने की मुहिम शुरू करते हैं और बूटनाथ की कहानी को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने की कोशिश करते हैं। अब जोड़ दिया गया है, जिसमें बैंकू की कहानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचती है और वह लंदन में यंग चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित होता है। भाग 9, शिक्षा में संवेदना। लंदन यात्रा के बाद बैंकू और अंजलि की सोच और गहराई से परिपक्व हो चुकी थी। दोनों को अब एक नई दिशा दिखाई दी। अगर बच्चों को बूटनाथ जैसी कहानियां स्कूलों में पढ़ाई जाएं, तो वे केवल पढ़ाई में नहीं, बल्कि संवेदनाओं और मूल्यों में भी समृद्ध होंगे। अंजलि ने शिक्षा विभाग से संपर्क किया और प्रस्ताव रखा कि बूटनाथ की कहानी को एक शिक्षण उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि बच्चों को काल्पनिक कहानियों के माध्यम से नैतिकता, करुणा, पारिवारिक मूल्यों और आत्मिक चेतना के बारे में सिखाया जाए। प्रारंभ में विभाग ने इस पर संशय जताया, लेकिन जब उन्होंने बूटनाथ केंद्र का प्रभाव देखा और छात्रों की भागीदारी तथा व्यवहार में परिवर्तन को महसूस किया, तो प्रस्ताव को गहराई से विचार में लिया गया। एक समिति गठित की गई, जिसमें मनोवैज्ञानिक, शिक्षक, साहित्यकार और समाजशास्त्री शामिल हुए। अंजलि और बैंकू को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में जोड़ा गया। समिति की बैठकों में अनेक विचार प्रस्तुत हुए। कई लोगों ने इस बात को स्वीकार किया कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली बच्चों को सिर्फ ज्ञान दे रही है, जीवन मूल्य नहीं, और यही वह कमी थी जिसे बैंकू और उसकी कहानी ने भरने का प्रयास किया। अंततः एक नई पहल शुरू की गई, कहानियों के जरिए जीवन शिक्षा। इस पहल के अंतर्गत हर कक्षा में सप्ताह में एक दिन छात्रों को कहानियों के माध्यम से संवाद, आत्मा, कर्तव्य, दोस्ती और पश्चाताप जैसे विषयों पर विचार करने को कहा जाने लगा। बैंकू और बूटनाथ को इस कार्यक्रम की प्रमुख कहानी के रूप में पाठ्यक्रम में जोड़ा गया। बच्चों को यह कहानी नाटक, चित्रकला, कविता और संवाद के माध्यम से सीखने का अवसर मिला। अनेक स्कूलों में बच्चों ने इसे मंच पर जीवंत रूप में प्रस्तुत किया। एक बार जब अंजलि एक स्कूल में बच्चों द्वारा प्रस्तुत नाटक देखने गईं, तो वहां मंच पर एक छोटा बच्चा बूटनाथ बना हुआ था। उसकी आंखों में भाव और संवाद में गहराई देखकर अंजलि की आंखों में आंसू आ गए।
उसने महसूस किया कि बूटनाथ अब केवल एक आत्मा नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन बन चुका है। इस परिवर्तन से प्रेरित होकर कई निजी स्कूलों और अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड ने भी संवेदनात्मक शिक्षा को अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया। विदेशों से भी शिक्षाविद भारत आए और बूटनाथ केंद्र में अध्ययन करने लगे। बैंकू और अंजलि अब शिक्षा परिवर्तन के प्रतीक बन चुके थे। दोनों ने एक साथ मिलकर एक किताब भी लिखी, एक भूत की सीख, जिसे विभिन्न भाषाओं में अनुवादित किया गया और लाखों प्रतियां बिकीं। इस पहल ने दिखा दिया कि अगर शिक्षा में संवेदना हो तो वह पीढ़ियों को बदल सकती है। बूटनाथ की कहानी अब हर दिल की कहानी बन चुकी थी। भाग 10 में पढ़िए इस प्रेरक सफर का भावनात्मक समापन, जब बैंकू वर्षों बाद नाथविला में बूटनाथ की उपस्थिति फिर से महसूस करता है और एक अंतिम संवाद होता है। भाग 9 जोड़ दिया गया है, जिसमें शिक्षा प्रणाली में संवेदनात्मक बदलाव लाने के लिए बैंकू और अंजलि की कोशिश रंग लाती है। भाग 10 एक आखिरी मुलाकात। समय बीतता गया। बैंकू अब एक युवा लेखक, शिक्षक और प्रेरक वक्ता बन चुका था। बूटनाथ केंद्र भारत और विदेशों में फैल चुका था। हर जगह उसे एक कहानी की गूंज थी जिसने दुनिया को यह सिखाया, भूत की भी एक आत्मा होती है और बच्चों में वह शक्ति होती है जो आत्माओं को मुक्त कर सकती है। लेकिन बैंकू के मन में हमेशा एक सवाल रह गया, क्या बूटनाथ अब पूर्ण रूप से मुक्त हो गया? क्या वह कभी फिर से उससे मिलेगा? एक दिन बरसात की शाम थी। नाथविला के प्रांगण में एक वार्षिक बैठक का आयोजन था। बैंकू एक कोने में बैठा स्मृतियों में खोया हुआ था। अचानक हवा की एक ठंडी लहर चली और हवेली की पुरानी खिड़की धीमे से चरमराई। वह उठा और तहखाने की ओर बढ़ा, वही जगह जहां पहली बार उसकी और बूटनाथ की मुलाकात हुई थी। वहां अब एक स्मृति दीवार बनी थी, जहां चित्र लगे थे बैंकू और बूटनाथ की नाटकीय झलकियों के। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके पास है। उसने आंखें बंद की और धीमे से कहा, अगर तुम यहीं हो तो बस एक बार मिल लो मेरे दोस्त। उस क्षण जैसे पूरी हवेली की हवा रुक गई। एक शांत सुखद सी ऊर्जा ने तहखाने को घेर लिया और फिर उसने वह आवाज सुनी जो वर्षों से उसकी यादों में थी, बूटनाथ की आवाज। बैंकू, तू बड़ा हो गया है। बैंकू मुस्कुराया, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा। आपकी यादें हर जगह हैं। बूटनाथ की आकृति धुंधली सी बनती है सिर्फ बैंकू की दृष्टि में। एक क्षण के लिए वह हंसता है। मैं मुक्त तो हो गया था, पर जब भी तुम मुझे याद करते हो मैं वहीं होता हूं। दोस्ती ऐसी ही होती है। बैंकू भावुक हो गया, लेकिन उसकी आंखों में खुशी थी। आपने मुझे बदल दिया। आपने मुझे सिखाया कि आत्मा अमर होती है अगर वह सच्चाई से बंधी हो। बूटनाथ की आकृति पीछे हटती है, हवा में विलीन होती है, पर एक रोशनी वहां कुछ देर तक ठहरती है, जैसे कोई आशीर्वाद हो। बैंकू सिर झुकाता है और कहता है, जैसे आप कहते थे, डरने का नहीं, दोस्ती करने का। उस शाम जब बाकी सब कार्यक्रमों में व्यस्त थे, किसी को पता नहीं चला कि एक आत्मा फिर से एक बार अपने दोस्त से मिलने आई थी। लेकिन बैंकू जानता था कुछ रिश्ते शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़े होते हैं। नाथविला की दीवारें अब कभी वीरान नहीं होंगी। वे गूंजेंगी उस दोस्ती की कहानी से जिसने दुनिया को बदल दिया। बैंकू और बूटनाथ की कहानी समाप्त। भाग 10 अब जोड़ दिया गया है, जिसमें बैंकू और बूटनाथ की एक आखिरी भावनात्मक मुलाकात होती है और कहानी एक प्रेरणादायक समापन तक पहुंचती है। इसे से पा अब